यहाँ पर हम बात करेंगे अगर आप यूपीएससी 2026 का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं और आप रिजर्वेशन का फ़ायदा भी लेना चाहते हैं, तो आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, रिजर्वेशन मिलता किन-किन लोगों को है। यूपीएससी में रिजर्वेशन एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और साथ में जो फिजिकली हैंडीकैप है, इन सभी लोगों को यूपीएससी में रिजर्वेशन मिलता है। और अगर आपको आरक्षण का फ़ायदा लेना है, यहाँ पे हम मेनली जो कास्ट मतलब सोशल जो सोशल जो स्टेटस है, उसके बेस पे जो आपको रिजर्वेशन मिलता है, कहने का मतलब एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके बारे में बात करेंगे। चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अगर आपको इस तरीके की ये जो सीरीज़ है, ये अच्छी लगती है, तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। सो चलते हैं, चीज़ों को समझना कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एससी एंड एसटी की, क्योंकि इनका जो नियम है वो बहुत आसान है और बहुत सिंपल है, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला मामला है नहीं। और एक बात हो, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से यूट्यूब इसको और लोगों तक सजेस्ट करता है। सेकंड थिंग, आपको कोई भी डाउट है तो आपको मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों दे रहा हूँ, तो आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। मैं जहाँ पर भी पहले ऑनलाइन आऊँगा वहाँ पे मैं रिप्लाई आपको कर दूँगा। ठीक है? अब बात करते हैं एसटी एंड एससी के लिए। यूपीएससी 2026 के लिए आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, और एससी या फिर एसटी दोनों में से कोई भी आपकी कैटेगरी है, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। दूसरी बात, सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने की ज़रूरत है नहीं। एसटी एससी का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो एसटी एससी का जो रिजर्वेशन है वो आपको इनकम के बेस पे नहीं मिला है। तो सीधी सी बात है कि इसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है कि वो सेंट्रल लिस्ट में रजिस्टर होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। आप आपका सर्टिफिकेट को देख सकते हैं, उस पे लिखा हुआ होगा सेंट्रल लेवल, तो आप उससे समझ जाएँगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का बना हुआ है। ठीक है? इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे कि सर हमने गलत फॉर्म लगा दिया है, मैंने एसटी एससी मतलब जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट था वो मैंने गलत लगा दिया है, क्या होगा? क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? इस बात को समझिए कि अगर आपने फॉर्म भरने में हल्की-फुल्की कोई गलती की है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना। कारण ये है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग अभी यूपीएससी का फॉर्म फिल करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि यूपीएससी मैन्युअली किसी को भी चेक करने वाला है नहीं अभी। ये इसके लिए फॉर्म फिल किया जाता है कि जब आपका यूपीएससी प्री हो जाएगा तो उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट मतलब प्री के बाद में मेंस होगा, मेंस के टाइम पे भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और लास्ट में आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो उस समय कुछ मिसमैच होगा तो आप सीधे उस समय बाहर निकल जाएंगे। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे गलती करेंगे तो आपका प्री का फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। अभी हमने बात कर ली किसके लिए, एस टी एंड एस सी के लिए सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लिस्ट का होना, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ओबीसी। ओबीसी के लिए सीधी सी बात है, जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, और जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के पहले 2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब अगर इससे पहले बना हुआ है 31 मार्च 2025 से पहले की कोई भी तारीख अगर आपके ऊपर लिखी हुई है 31 मार्च को गिनकर, ठीक है, ओवरऑल कहना तो ये चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 से पहले की अगर कोई भी डेट उसके ऊपर लिखी हुई है तो मानिए कि वो आपका भी वैलिड नहीं है। आपको इस साल मतलब इस साल जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कहने का मतलब 2025-26 इस फाइनेंशियल ईयर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं बना हुआ है तो आप उसको रिन्यू करवाने के लिए डाल सकते हैं। अभी भी टाइम है, आज 13 फरवरी है और यूपीएससी की लास्ट डेट 24 फेब है। एंड यकीन मानिए, मार्क माई वर्ड, डेट बढ़ेगी, डेट बढ़ेगी, मुझे पता है। और नहीं बढ़े तो देख लेना, क्योंकि मेरा जहाँ तक अनुमान है डेट बढ़नी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने बहुत कम करीब करीब मानेंगे तो ये 20 दिन का विंडो दिया है। पिछली बार भी ऐसा ही किया था और फिर उन्होंने डेट बढ़ाई थी। तो मेरा मानना है कम से कम 5-7 दिन की डेट बढ़ सकती हैं, और नहीं बढ़ती हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अभी के लिए एक काम कर सकते हैं, रिन्यू करवाने के लिए डाल देना। मेरी बात को ऐसा नहीं कि आप इसके भरोसे ही बैठे। मेरा ये मानना है कि अगर आपका लेटेस्ट बना हुआ नहीं है तो आप क्या कीजिए, सेंट्रल लिस्ट का सेंट्रल लेवल का बनाने के लिए, सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करेंगे तो वैसे बनने का जो प्रावधान है वो करीब करीब 10 दिन के अंदर अंदर बन जाता है, और अगर किस्मत अच्छी है तो वो 4 दिन में भी बन जाता है, 5 दिन में भी बन जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ मतलब मैं राजस्थान की बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो राजस्थान में मेनली ई मित्र वाले आपका काम कर देते हैं। ई मित्र यानी कि जो कंप्यूटर कैफे वाले होते हैं वो आपका काम कर देते हैं। उनको आप 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो वो आपको जल्दी से साइन वाइन भी करवा के ला के दे देते हैं, और थोड़ी बहुत आपकी पहचान होगी तो काम जल्दी हो जाएगा। ये इंडिया है, इंडिया में सब कुछ हो जाता है, थोड़ी जुगाड़ लगाना पड़ता है, ठीक है।
और बाकी जगह में भी देखेंगे यूपी में वगैरह भी, तो वहाँ पे भी 7 दिन के अंदर बन जाता है। तो अभी टाइम है, लगा दीजिए। बन जाता है तो ओके, नहीं बनता है तो आपको क्या करना है, आप वेट करेंगे लास्ट 21 अप्रैल तक का, अप्रैल कह रहे 21 फेब तक का। 21 फेब तक अगर आपका बन जाता है, 21 या फिर 22 फेब, इससे ज़्यादा डिले मत करना। अगर 22 फरवरी तक आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाता है तो आप उसको लगा लेना, और अगर नहीं आता है तो आप जनरल से फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। अब ये यहाँ पे काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि सर कि हम जनरल से फॉर्म फिल करेंगे तो क्या हमें अगली बार नेक्स्ट टाइम नुकसान होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर आप इस बार जनरल से फॉर्म डालेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नेक्स्ट टाइम भी जनरल से ही फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपने इस साल जनरल से डाला है, ओके, नेक्स्ट ईयर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। रही बात 3 ईयर क्लोज के बारे में, कि ये जो 3 साल का नियम क्या है, अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि 3 साल का नियम लगेगा, 3 साल के बेस पे आपका सर्टिफिकेट बनेगा। और ये भी स्लाइड काम क्यों नहीं कर रही है, कर रही है क्या? हाँ, कर रही है। तो ये 3 साल का क्लोज क्या है वो भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि पिछले 3 सालों में, फॉर एग्जांपल 2023, 24 एंड 25, इन तीनों में से किसी एक साल में भी आपकी इनकम 8 लाख से कम रही है, समझिए, इसको सही से समझना। तीनों में से किसी एक साल में भी आपकी इनकम 8 लाख से कम रही है तो आप एनसीएल के लिए एलिजिबल हैं। और जो लोग एनसीएल के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि नॉन क्रिमिनल के लेयर के लिए, वो लोग रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं। वैसे मैंने इस नियम को बहुत डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाया है और उसमें मैंने समझाया है, तो ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। तो उसको आप जाके देख सकते हैं। और बाकी उसमें सारी जो पेरेंट्स के क्या नियम है, पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वो सारी बातें मैंने उस वाले वीडियो में की है, थोड़ा डिटेल में उसको समझाया था उस नियम को। तो उसको आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ईडब्ल्यूएस। और हाँ, ओबीसी के लिए भी ये मैंने बता दिया था कि सेंट्रल लिस्ट, हाँ ठीक है। और 1 अप्रैल ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। डेट ध्यान रखना, कट ऑफ डेट ओबीसी और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सेम है। सेकंड थिंग, जो आपका ईडब्ल्यूएस है उसका रूल क्या है, सीधी सी बात है, आपकी जो फैमिली इनकम है, ध्यान में रखना, फैमिली इनकम मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स की इनकम नहीं कह रहा हूँ, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए और वो 1 साल में देखा जाता है। जैसे कि ओबीसी वालों के लिए फ़ायदा क्या है कि वो पिछले 3 सालों का देखा जाता है। 3 साल में कभी एक बार भी अगर 8 लाख से कम गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एनसीएल के लिए। पर ईडब्ल्यूएस के लिए पिछले लास्ट ईयर का, जैसे कि अगर अपन 2025 का अप्लाई करेंगे ना, 2025 वाले का, तो देखा किसका जाएगा, 2024-25 का। ये फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा कि आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम थी या नहीं थी। अगर कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में और भी रूल्स काम करते हैं, जैसे कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपका जो फ्लैट है जिसमें आप रहते हैं, आपके घर का, वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब के साथ में कुछ लैंड का भी रूल है इसके अंदर, कि अगर आपके पास में जो ज़मीन है वो 100 यार्ड, ज़मीन में मैं प्लॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लॉट की बात कर रहा हूँ। अगर ये शहरी इलाके में, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, मतलब जो नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी इलाका होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आपका प्लॉट है और वो 100 यार्ड से ऊपर है, 100 यार्ड से कम ही होना चाहिए। 100 यार्ड से ज़्यादा का अगर कोई भी प्लॉट है आपके पास में, मैं सिंगल प्लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे प्लॉट को मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ शहरी इलाके में। अगर इससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है, इससे कम है तो आप एलिजिबल हैं। और ये अगर ग्रामीण एरिया है तो, ये अगर आपका ग्रामीण है तो आप 200 यार्ड लेके चलना, 200 यार्ड से कम होना चाहिए। तो ये है टोटल ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी का नियम। अब इसके साथ में एक चीज़ और समझिए आप, एससी, एसटी एंड ओबीसी, आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो कास्ट के बेस पे मिल रहा है। और जो ईडब्ल्यूएस है उनको जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो इनकम के बेस पे मिल रहा है, यानी कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस पे मिल रहा है, फाइनेंशियल के ऊपर, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, किस कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर। अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा, जो आपका सर्टिफिकेट बनने वाला है, जो ओबीसी, एसटी और एससी, आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे जब आप यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है। और हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए एक और बात बताना मैं भूल गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना। कुछ एक कास्ट ऐसी हैं जो स्टेट में ओबीसी में आती हैं और सेंट्रल में जनरल में आती हैं। फॉर एग्जांपल, राजस्थान में बिश्नोई कास्ट, राजस्थान की बिश्नोई में, किसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ।
बिश्नोई कास्ट राजस्थान में ओबीसी में आती हैं, पर सेंट्रल लेवल में जनरल में आती हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी बात इसको भी ध्यान में रखना, जो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना कि आपकी जो कास्ट है वो ओबीसी, एससी, एसटी इनमें से किसी में भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप ये कर लो कि फॉर एग्जांपल आप ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो आप ईडब्ल्यूएस का बना के लगा लो। ऐसा कुछ धांधली करने से बचना। आपका इन तीनों में नहीं आ रहा है तभी आप ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज नहीं, इसको ध्यान में रखना। और जो कास्ट स्टेट में ओबीसी में आ रही हैं पर सेंट्रल में जनरल में आती हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब आपकी कास्ट सेंट्रल लेवल में जनरल कैटेगरी में होनी चाहिए। आगे समझ में? अगर इसके सिवा किसी और में है तो अप्लाई मत कर देना, ठीक है, नहीं तो फंसोगे। अब बात करेंगे एससी, एसटी और ओबीसी में। जब आप फॉर्म अप्लाई करने वाले होंगे तो वहां पे आपसे कास्ट का नंबर पूछा जाएगा कि आपकी कास्ट का नंबर क्या है, जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें नंबर क्या है। बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसका करना क्या है, क्या सिस्टम है। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे डालना है एससी सेंट्रल लिस्ट, एसटी सेंट्रल लिस्ट, ओबीसी सेंट्रल लिस्ट, जो भी आपकी कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने ओबीसी का निकाला तो ओबीसी के लिए आपके पास में एक वेबसाइट खुलेगी, उसमें आप अपना स्टेट देखिएगा। स्टेट अगर आपका कोई भी है, फॉर एग्जांपल राजस्थान या फिर यूपी कोई भी है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास में एक पीडीएफ खुलेगी। पीडीएफ में जो आपकी कास्ट है वो आप देख लेना, क्योंकि इतनी कास्ट जैसे कि एसटी एससी में तो देखेंगे तो उसमें तो लिमिटेड कास्ट है, और ओबीसी में बहुत सारी कास्ट है, तो उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आप ऐसे देख के जो नंबर होता है उसके सामने नंबर लिखा होगा, देखिए इस तरीके से होगा, पहले नंबर लिखी हुई है और उस नंबर के आगे कुछ कास्ट है। इसमें बना हुआ क्या है कि कुछ एक कास्ट ऐसी हैं जो 2-3 नाम से जानी जा रही हैं, और वो होती एक ही कास्ट है पर 2-3 नाम से ऐसे जानी जा रही है, किसी स्टेट में किसी और नाम से, किसी जिले में किसी और नाम से, तो उनका नाम एक ही नंबर से लिखा हुआ होता है। तो नंबर आपको सामने लिखा हुआ है तो उसको आपको मेंशन करना है। इसके ऊपर मैंने एक फुल लेंथ वीडियो बनाया है, उसको देख लेना, नहीं तो एक काम कर देना, लाइव ही आपको थोड़ा-सा दिखा देते हैं, इसको लाइव करके दिखाते हैं ना। अ, कहाँ गई, यूपीएससी की वेबसाइट नहीं खुल रही है क्या? अपन कहाँ पे गए हैं? क्रोम खोलते हैं। अरे यार! खुल गया क्रोम। हुँ। ठीक है, आ गया ना? ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखेंगे एससी, अरे! ये भी हैंग हो रहा है। एससी सेंट्रल लिस्ट नंबर, इसको आप सर्च करेंगे ना, खुल जाए सिम या इसमें हो क्या रहा है पता है? वीडियो यहाँ पे शूट हो रहा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कंप्यूटर पे, तो वो खुलने में प्रॉब्लम आ रही है इसको। अभी आपके सामने जो पहली लिस्ट खुली है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है? अब यहाँ पे आप स्टेट वाइज़ देख सकते हैं, अपन कोई भी स्टेट ले लेते हैं, एक बार के लिए हरियाणा ले लेते हैं, ठीक है? हरियाणा खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुल गया। कौन सा खुला है? ठीक है, ये आ गई। अब इसके अंदर देखिए जो भी कास्ट है उसके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है? जैसे कि कोई भी कास्ट का आप नाम ले सकते हैं, ठीक है? एडी, धर्मी, ये हरियाणा का खुला है, ठीक है? बंगाली है, बोरिया है, तो इनके सबके आगे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है? बाजीगर है जैसे 7 नंबर पे है, तो आप ये 7 नंबर वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? अरे! दिख रहा है आपको? आ गया समझ में? एससी आप एसटी, एससी किसी का भी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल था, चीज़ों को मैंने समझा दिया। अगर आपको फिर भी डाउट है तो नीचे नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं आप बताओ? फोटो पे या फिर किस पे, जिस पे डाउट आ रहा है उस पे बनाएंगे। ऐसा लॉन्ग वीडियो में क्या होता है कि फुल लेंथ वीडियो आपने बहुत देखे होंगे, बट स्टिल इतना डिटेल में सॉल्व हो नहीं पाता है वहाँ पे, ठीक है? तो मैं अब ये छोटी छोटी सीरीज चला रहा हूँ, इससे क्या होगा कि डाउट तो सॉल्व होंगे और आप ज़्यादा भटकेंगे भी नहीं। दूसरी बात, वीडियो को हाइप करना, कमेंट करना। और एक बात, अभी चैनल पे पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, अगर आप प्री 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो प्री के लिए वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको फ्री में लाइव जुड़ना है इन क्लासेस के माध्यम से तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। साथ में अभी यूट्यूब पे एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर भी एक सीरीज चल रही है। एलिमिनेशन टेक्निक आपको हेल्प करेगी यूपीएससी प्री में, तो उसको भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जाके विजिट कीजिए, हेल्प ही होगी। और ऐसे वीडियो के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में हम फिर मुलाकात करेंगे, फिर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।